नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे रोहतक से, जहां बीजेपी की प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण में पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि इस तरह की बीजेपी प्रशिक्षण बैठकें होनी चाहिए और उन्होंने बताया कि जहां चुनाव है उनके लिए बैठक की जा रही है। वहीं ओपी धनखड़ ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा विधायकों में सरकार के प्रति अविश्वास होने पर विशेष सत्र बुलाए जाने पर कहा है कि शीत सत्र अपने समय पर होगा और सरकार स्थिर है। वहीं किसान आंदोलन पर ओपी धनखड़ ने कहा कि जब सरकार द्वारा किसानों की सभी मांगे मान ली गई, फिर आंदोलन का तर्क कैसे? अब तो राज्य सरकार कैसे लागू करे, उन्हें आजादी दी है। पंजाब सरकार तो पहले ही कह चुकी है कि हम लागू नहीं करेंगे, तो पंजाब द्वारा विरोध समझ से परे। खुले मन से जितने भी सुझाव दिए वो सारे के सारे स्वीकार कर लिए और एक तरह से अब सुझाव स्वीकार करने के लिए तो ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से एक तरह से इनको लागू कर सकता है। मतलब पूरी आज़ादी, पहले भी आज़ादी व्यक्तिगत आज़ादी थी कि मैं मंडी में बेचूं या बाहर बेचूं, कोई मेरे पे बंदिश नहीं थी। इसी प्रकार से मैं कोई कंट्रैक्ट खेती नहीं करूं या करूं, ये भी मुझे आज़ादी थी। लेकिन अब किस राज्य सरकार ने कैसे लागू करना, एक तरह से बाहर की मंडियों को, प्राइवेट मंडियों को किस प्रकार से नियमित करना, ये अधिकार राज्य सरकारों को देने की बात किसानों की बातचीत में सरकार ने कह दी है। तो एक तरह से इस एक बात के बाद तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों पर ही आ गया है। और पंजाब ने तो पहले ही कह दिया था हम लागू नहीं कर रहे, और पंजाब ने तो MSP गारंटी वाली विषय भी कह दी थी। तो मुझे पंजाब के आंदोलन का तो तर्क ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों बात पहले आप भी समझिए ना। ये आपने भी मीडिया में सुना, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं हमारे यहाँ लागू नहीं करेंगे, कह चुके हैं ना। आपने भी मीडिया में चलाया, फिर उन्होंने एक कानून भी पास किया MSP के लिए, तो उसके बाद पंजाब की तो ज़रूरत ही नहीं बची थी। तो उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को जितने सुझाव किसान जत्थेबंदियों ने दिए हैं, किसान यूनियनों ने दिए हैं, वो सारे के सारे सुझाव स्वीकार करने की बात केंद्र सरकार ने कही है। हम सब सुधार कर देंगे। आंदोलन इसके बाद किसी आंदोलन की ज़रूरत मुझे लगता नहीं। जब सारी बातें आपकी मानी जा रही हैं, स्वीकार की जा रही हैं, फिर आंदोलन क्यों? और वहीं सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने नामंजूर करने के बाद पुलिस ने टोल प्लाजा पर चौकसी बढ़ा दी है। बदरपुर टोल प्लाजा पर भी टोल प्लाजा की 4 लाइनों को पहले बंद कर दिया गया। 3 लाइनों से ही वाहनों को निकाला जा रहा है और इसके साथ ही बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से 3 लेयर नाकेबंदी की गई है। पुलिस के साथ साथ CRPF को भी तैनात किया गया है। सरकार द्वारा किसान कानूनों में बदलाव को लेकर संशोधन को जिस तरह से किसानों की तरफ से नामंजूर कर दिया गया है और उसके बाद में 12 तारीख को तमाम जो टोल हैं उनको फ्री करने की जिस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी दी है किसानों की तरफ से, तो हम फिलहाल बदरपुर बॉर्डर टोल पर पहुंचे हैं और आपको यहां की फ़िलहाल की तस्वीर दिखा देते हैं कि ये जो टोल है, यहाँ ये जो तमाम लाइनें हैं पुलिस की तरफ से पहले ही बंद कर दी गई हैं ताकि यहाँ तक किसान ना पहुँचे। उससे पहले ये जो 4 लाइन हैं इनको बंद किया गया है केवल और केवल 3 लाइनों को फिलहाल आवाजाही की जा रही है। इन लाइनों से पुलिस ने 3 लाइनों को खोला गया और किस तरह से इन चारों लाइनों को बंद किया है ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो पुलिस की निजी व्हीकल्स हैं उनको यहाँ गाड़ियों को यहाँ लगा दिया गया है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं ये इस तरह से इन लाइनों पर खड़ी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ में बसें यहाँ पुलिस की तरफ से लगाई गई हैं, दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ लगा दी गई हैं। पूरी तरह से टोल को यहाँ तक किसान ना पहुँचें उससे पहले ही टोल को भी बंद किया गया है। केवल 3 लाइनों को खोला गया है तो वहीं 4 लाइनों को पहले ही बंद कर दिया है और किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है बॉर्डर पर। ये आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए वहाँ तक टोल तक 3 लेयर सुरक्षा पुलिस की तरफ से इस वजह से की गई है ताकि किसान इस बॉर्डर पर ना पहुंचे और टोल फ्री इस टोल को ना कर सके। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और वहीं चरखी दादरी जिले के गांव खातीवास में 152D कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर ग्रामीण काफी समय से धरना दिए हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि अधिकृत जमीन का मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिले। 152D कॉरिडोर के निर्माण के लिए अधिकृत किसानों की जमीन के मुआवजे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि लगातार वो
कई महीने से धरना दे रहे हैं। इसके बावजूद सरकार उनके मुआवजे को बढ़ाने के लिए सुनवाई नहीं कर रही है। किसानों का कहना है कि उनकी रोटी रोजी का साधन महज उनकी ज़मीन थी, जिसको रोड बनाने के लिए अधिग्रहित किया गया है, लेकिन मुआवजा नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिस कारण वो परेशान हैं, क्षुब्ध हैं। उनका कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा अगर मुआवजा नहीं बढ़ाया जाता है तो। निश्चित तौर पर उनकी मांग कहीं न कहीं वाजिब भी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार किसानों का कहना है कि ज़मीन इसीलिए दी गई थी, इसीलिए उसका अधिग्रहण करवाया गया था ताकि उनको उचित मुआवजा मिल पाए, लेकिन मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिस कारण वो कई महीने से लगातार आंदोलनरत हैं। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं भिवानी में जिला नगर योजनाकार द्वारा गुजरानी रोड पर बनाए गए मकानों पर पीला पंजा चलाए जाने से बवाल मच गया है। भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव और अन्य क्षेत्रवासी नगर योजनाकार के साथ विवाद करते दिखे, लेकिन कार्रवाई जारी रही। इस दौरान नगर परिषद चेयरमैन ने भिवानी डीसी और नगर योजनाकार अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। जिला नगर योजनाकार विभाग के द्वारा जब पीला पंजा चलाना शुरू किया था, उसके बाद यहाँ बवाल मच गया और आरोप तक लगाए गए हैं कि जिन लोगों ने पैसे दिए थे महज उनके मकान छोड़े जा रहे हैं, बाकी तमाम मकानों को अवैध करार देकर उनको तोड़ा जा रहा है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में यहाँ पर पीला पंजा चलाया जा रहा है नगर योजनाकार विभाग के द्वारा। और नगर योजनाकार विभाग की कार्यशैली से भिवानी नगर परिषद के अध्यक्ष रण सिंह यादव वो भी खफा हैं। सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं कि बिना नोटिस दिए ये मकान जो है तोड़े जा रहे हैं। नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों से भी हमने बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि महज अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस चीज़ को परिभाषित नहीं किया गया है कि वैध क्या है अवैध क्या है, क्योंकि कुछ मकान ऐसे भी थे जिनको बीच में छोड़ा भी गया है। हालांकि नोटिस दिए जाने की बात जो नगर योजनाकार अधिकारी हैं वो डीटीपी, उनका साफ तौर पर कहना है कि बाकायदा नोटिस दिए गए थे, 3 नोटिस दिए जाने के बाद इन मकानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि लोगों का सीधे सीधे आरोप है कि किसी भी तरह से नोटिस नहीं दिए गए थे। बहरहाल आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किया गया था, बाकायदा पुलिस अमले को यहाँ पर तैनात किया गया था ताकि कोई बवाल ना मचे, लेकिन इसके बावजूद लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं, लोग खफा हैं। एक अहम बात और बताना चाहेंगे कि भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ के द्वारा भी प्लाट काटे गए थे। हालांकि जब प्लाट काटे गए थे, जब रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है, बिजली के मीटर यहाँ पर लगाए जा चुके हैं, नक्शा पास हो चुका है, उसके बावजूद फिर उसके बाद इनको अवैध कैसे करार दिया जा सकता है। सवाल कई हैं जिनका जवाब संभवतः या तो प्रशासन के पास है या फिर पीला पंजा चलाने वाले अधिकारियों के पास है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। और अब बात करेंगे झज्जर की, जहां उस समय सेक्टर 9 के पास बनी कॉलोनी में हड़कंप मच गया जब अचानक हुड्डा विभाग के अधिकारी जेसीबी मशीन को लेकर मकान तोड़ने के लिए पहुंचे। जैसे कॉलोनी वासियों की इस चीज की भनक लगी तो तुरंत कॉलोनी वासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध के बावजूद लगातार हुड्डा विभाग के अधिकारी कॉलोनी में बने मकानों जेसीबी मशीन से मकानों को तोड़ते रहे, जिसके बाद गुस्साए कॉलोनी वासियों ने झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कॉलोनी वासियों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। हालांकि इस दौरान विभाग ने विरोध के दौरान ही 3 मकान ढहा दिए। और वहीं रेवाड़ी में सर्दी, धुंध और कोहरे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बिना रिफ्लेक्टर वाले भारी वाहनों पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। पुलिस के मुताबिक जिले में दौड़ने वाले 50% भारी वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं होता है, जिसकी वजह से करीब 350 लोगों की जान सड़क दुर्घटना में चली गई है। प्रशासन ने भी ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग में बताया कि वो अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाना सुनिश्चित करें। और अब बात करेंगे अंबाला की, जहां 8वीं कक्षा के छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन कप 2020 में भाग लेने कल यूक्रेन जा रहे हैं, जो कि अंबाला और हरियाणा दोनों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बता दें कि अंबाला के 2 खिलाड़ी पीयूष पाल और लोकेश गुलाटी पूरे हरियाणा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर चुके हैं। पीयूष और लोकेश यूक्रेन के लिए बॉलिंग लाइन स्केटर हॉकी में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। बच्चे दोनों पिछले 5 साल से रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, बट जो ये गेम खेलने जा रहे हैं बॉल इनलाइन स्केटर हॉकी, ये पिछले 3 साल से बच्चे रेगुलर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोविड के टाइम में भी जब घर पे बच्चों ने इन्होंने बहुत हार्ड प्रैक्टिस की है, जिसमें इनकी सिलेक्शन इस अच्छे लेवल में हुई है और इनकी मेहनत का फल इनके सामने है। अभी बच्चे इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं। यूक्रेन कप के नाम से इनका है, यूक्रेन किया स्टेट में, जो यूक्रेन में इनलाइन स्केटिंग के लिए और हॉकी स्केटिंग के लिए जा रहा है।
और इनका जो कल ये फ़्लाइट है इनकी यहाँ से, मैं तो इनको विश करूँगा जी, ये मतलब अम्बाला के लिए, हरियाणा के लिए, और स्पेशली वहाँ पे तो ये इंडिया के लिए खेलेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे जाएंगे, बच्चों को देखा जाएगा कि कहाँ से आए, इंडिया से आए हैं, फिर उसके बाद अम्बाला से, और फिर उसके बाद आता है कोच इनको जो जिन्होंने इतना दिया, तो मैं इनके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। ये जो भी है वहाँ पे कंपटीशन है, कप लेके आए और विन करके आए वहाँ। और राज्य के सबसे पिछड़े नूंह जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के तहत 75% अनुदान राशि किसानों को दी जाएगी, जिसमें 3, 5, 7.5 और हॉर्स पावर के सोलर पंप लगाए जाएंगे। ये जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त मनीष नागपाल ने दी है। एडीसी मनीष नागपाल ने बताया कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के तहत हरियाणा सरकार ने 170 पंप लगाने का लक्ष्य नूंह जिले के किसानों के लिए रखा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम में हरियाणा सरकार की ओर से 75% अनुदान राशि है जो हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही है, जिसमें कि 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर के जो सोलर पंप हैं वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो जिला नूंह के लिए 170 पंपों का जो लक्ष्य हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था किसानों के लिए, उसमें से 125 लाभार्थियों का हिस्सा जो जमा हो चुका है, जिसमें 21 सोलर पंप हैं, उनको लगने की प्रक्रिया भी वो प्रारंभ हो चुकी है, और 3 माह में जो 170 पंपों का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, जिसमें किसानों को इस जिला नूंह में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की जो अनुदान राशि है, जो आपके सब्सिडी का हिस्सा है, वो उन्हें प्राप्त। और वहीं सिरसा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 111 पर पहुंच गया है। कोरोना से एक दिन में 22 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल सिरसा में 321 केस एक्टिव हैं। सिरसा के गांव सलारपुर निवासी 84 वर्षीय बुजुर्ग की आज कोरोना की वजह से मौत हो गई। हालांकि यह बुजुर्ग पहले से निमोनिया, ब्लड प्रेशर व डायबिटिक मेलाइटिस से पीड़ित था। अग्रवा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान इस बुजुर्ग की मौत हो गई। अब सिरसा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 111 तक पहुँच चुकी है। हालांकि नए केस आने का सिलसिला आज भी जारी है। पहले की तुलना में कम केस सामने आ रहे हैं। आज कुल 22 मामले सामने आए, उसके बाद कुल 7,666 तक संख्या पहुंच चुकी है, जिनमें से 7,234 ठीक हो चुके हैं। यानी रिकवरी रेट भी अच्छी चल रही है, करीबन 94% रिकवरी रेट चल रही है। इसमें फिलहाल सिरसा में एक्टिव केस 321 है, जिनका उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है। अब जो भी मरीज नागरिक अस्पताल में ओपीडी आएगी, सभी ओपीडी की जांच कोरोना टेस्ट किया जाएगा, ताकि कोरोना के मरीजों को शीघ्र ट्रेस किया जा सके और कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। सिरसा से सिंह जानी, इंडिया। और वहीं यमुनानगर में एक युवक शादी के लिए दुल्हा बारात जा रही थी और तैयारियां पूरी हो गई थी। इसी दौरान एक लड़की ने थाने में जाकर उस युवक पर बलात्कार का आरोप लगाकर मामला दर्ज करवा दिया, जिसके चलते शादी की सभी तैयारियां वहीं पर रुक गई। दुल्हन ने भी शादी से इनकार कर दिया। यमुनानगर के सडोरा क्षेत्र के रहने वाले एक युवक पर मामला 376 का दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि युवक की शादी थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और दुल्हन लाने के लिए घर वाले खुशी खुशी नाच गा रहे थे। इतने में पता लगा कि एक महिला ने दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। पता चला कि जिस समय वो बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा था, तो उसके साथ भी एक महिला यहाँ पर तैयारी कर रही थी। तो वो लड़का तो जो था बैंक में लग गया, लेकिन महिला नहीं लग पाई थी। इसकी बैंक में नौकरी लगी, लेकिन ये जिस महिला के साथ तैयारी करता था उसका ये शारीरिक शोषण करता रहा। उसने कहा कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा। तो उन्हें कहा कि अपने परिवार वालों से बात करते हैं। जब लड़के वालों के घर गए तो उन्होंने शादी से मना कर दिया। उसके बाद पता चला कि इस युवक ने बैंक में रहने वाली किसी और लड़की से शादी तय कर ली, में शादी के लिए जा रहा है। तो महिला ने बताया कि जिस समय मेरे साथ ये तैयारी कर रहा था तो इसने मेरा शारीरिक शोषण किया। उसके बावजूद इसने नहीं बताया और ये अपनी बैंक की नौकरी के बाद भी मेरे साथ शादी का धोखा दे करके मेरा बलात्कार करता रहा। और अब जो जैसे मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने उसके घर दबिश दी। जो दूल्हा था वो घर छोड़कर फरार हो गया है। जानकारी देते हुए SHO सडोरा
बलबीर ने बताया कि महिला ने धारा 376 में मामला दर्ज कराया है और जैसे दूल्हा मिलता तो उसे जल्दी गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं कैथल के गांव कुतुबपुर में मछली चोरी के मामले में पिटाई के बाद हुए 2 युवकों की मौत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैथल के गांव कुतेपुर में मछली चोरी करना पड़ा 3 लोगों को महंगा। 2 व्यक्तियों को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को कैथल के गांव कुतेपुर में मछली चोरी करते हुए 3 व्यक्ति पकड़े गए थे, जिसमें ठेकेदारों द्वारा 2 व्यक्तियों की बेरहमी से पिटाई की। हालांकि एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दूसरा व्यक्ति लापता था, जिसका शव आज उसी तालाब में तैरता हुआ मिला। इसको लेकर वाल्मीकि समाज ने पिछले 2 दिनों से कैथल में जाम लगाया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया है। कैथल एसपी शशांक कुमार सावन ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए कहा कि इनमें से एक व्यक्ति की पिटाई के कारण मौत हुई है और दूसरे व्यक्ति की मौत का खुलासा फिलहाल विशेष रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। कैथल से कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज़, कैथल। और वहीं गुरुग्राम में चेन स्नैचिंग की एक बड़ी वारदात सामने आई है। दरअसल कल शाम तकरीबन 5:45 बजे एक युवती अपने इंस्टीट्यूट से पीजी लौट रही थी। तभी पीछे से आए 2 बाइक सवारों ने उसको गले से पकड़कर उसकी चेन तोड़कर फरार होने लगे। लेकिन पीड़िता जैसे ही विरोध करने लगी तो चेन स्नेचर्स ने युवती को सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया, जिसके चलते पीड़िता को काफ़ी चोटें भी आई हैं। पीड़िता की माने तो उन्होंने उसी टाइम पुलिस को फ़ोन किया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन पुलिस ने समय रहते मदद नहीं की, जिसके चलते चेन स्नेचर्स मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। और पंचकुला की राजीव कॉलोनी में कुछ युवकों ने तेजधार हथियार से वार कर 22 वर्षीय युवक को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने चारों युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी और गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक के परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने चारों युवकों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी कि वो उनके बेटे को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। मृतक ने बताया कि 15 दिन पहले उसके भाई की युवकों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को तब दे दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।